हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम लोग लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इसमें 101 से 150 तक के प्रश्न होंगे। आप जानते हैं कि हम एक पार्ट में 1 से लेकर 50 प्रश्नों को लेकर आते हैं और ये लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 3 होगा। ये वीडियो पार्ट 3 में आएगा जिसमें हम लोग 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। और ये बता देना चाहूँगा मैं कि इस कड़ी में जो है कुल 875 प्रश्न हैं। तो मैं सबको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके देता जाऊंगा और 50-50 प्रश्न हर वीडियो में होगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पादप ऊपर चढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप कल भी देख चुके हैं, जो है कि पादप ऊपर चढ़ते हैं। ऑप्शन 1 प्रतान के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, स्त्री केसर के द्वारा और जड़ों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था प्रतान के द्वारा। तो ये हो चुका था 100 नंबर। चलिए अब आते हैं 101 का प्रश्न जो आज नया है, इसको देखते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है, नीचे दिए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब कि पौधा का जो युग्म दिया हुआ है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भाग मतलब खाने योग्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है अदरक, प्रकंद। ऑप्शन 2 है प्याज, मांसलपर्ण। ऑप्शन 3 है आलू, मूल। और ऑप्शन 4 है नारियल, भ्रूणपोष। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप इसमें बताइए हमको। जो कह रहा है कि युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है आपको, है ना। इसका मतलब बाकी सब सही है, एक जो है कोई गलत सुमेलित है वही आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, आलू मूल। आलू मूल नहीं है, आलू जो है वह तना में आता है, आप जानते हैं। तो ये गलत है। बाकी जितना भी एग्जाम्पल है वो सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो हमने गलत को चुन लिया। आलू मूल नहीं है। अब फर्स्ट में देखिए, अदरक जो है यह प्रकंद है, ये राइट आंसर है। प्याज जो है यह मांसलपर्ण है, राइट आंसर है। और नारियल का जो खाद्य भाग है वह भ्रूणपोष है, तो यह भी सही है। प्याज का खाद्य भाग मांसलपर्ण है, अदरक का प्रकंद है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 1 है एंथ्रोलॉजी, 2 है एग्रोस्टोलॉजी, 3 है पैलिनोलॉजी, 4 है फिनोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अपने दिल से पूछिए। और आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, एंथ्रोलॉजी। हम जानते हैं, आप भी यही मारे होंगे, आपका भी चयन यही होगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। पुष्प, पत्ती, तना या जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है और आपका दिल कौन सा कह रहा है बताइए। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो पुष्प है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। कोई एक है जो उभयलिंगी फूलों के बारे में, है ना, उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। ऑप्शन 1 है कि उनमें केवल अंडप होता है। ऑप्शन 2 है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ऑप्शन 3 है उनमें केवल पुंकेसर होता है। ऑप्शन 4 है उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होता है। तो बताइए राइट आंसर आपका दिल कौन सा कह रहा है। इसका प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिए, कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो देखिए उभयलिंगी फूलों के बारे में जो है वह अब हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। उभयलिंगी फूलों के बारे में ये सही है कि उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। ऑप्शन 1 है भूमिगत डंठल, ऑप्शन 2 है जड़, ऑप्शन 3 है ताजा पुष्प समूह और ऑप्शन 4 है पत्ते। तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है ये आपको बताना है। और आपका जो दिल है, हम समझ रहे हैं वो कौन सा आंसर क्लिक कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है और आप सही हैं, ताजा पुष्प समूह। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, ताजा पुष्प समूह। ये जो है फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 106 को देखते हैं। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। 1 है वोल्फिया, 2 है लेमना, 3 है एजोला, 4 है फाइकस। तो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, वोल्फिया, लेमना, एजोला और फाइकस में।
तो हम जानते हैं आपका ऑप्शन जो है वो राइट जा रहा है, वो वोल्फिया की तरफ जा रहा है, और ये राइट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया। 107 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन 1 कमल, ऑप्शन 2 ग्लोरी लिली, ऑप्शन 3 रेफ्लेसिया, ऑप्शन 4 सूर्यमुखी। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आपका दिल आंसर कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी रेफ्लेसिया राइट है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, और विश्व का सबसे जो है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया। तो वोल्फिया और रेफ्लेसिया दोनों ही याद रखिएगा, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा वोल्फिया और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परागन है डैश, परागन डैश है। परागन क्या है? ऑप्शन 1 कहता है कि स्टिग्मा से पराग कोष का एक पराग का संचार है। ऑप्शन 2 कहता है कि पौधों में पराग का उत्पादन। ऑप्शन 3 है परागन जो है वह पराग कोष से स्टिग्मा तक, पराग कोष से स्टिग्मा तक, थोड़ा सा, पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। ऑप्शन 4 है बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास है। तो अब राइट आंसर कौन सा होगा? स्टिग्मा। देखिए प्रश्न था कि परागन डैश है, परागन डैश है, तो एक है कि परागन स्टिग्मा को पराग कोष एक पराग का संचार है, पौधों में पराग का उत्पादन है, पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार है, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। पराग पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार, परागन है पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हवा के परागन पॉलिनेशन, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है हाइड्रोफिली, ऑप्शन 2 है पोलिनोफिली, ऑप्शन 3 है एनिमोफिली, ऑप्शन 4 है हर्बोफिली। तो हवा के परागन को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो इसको एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को एनिमोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों के द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है ऑटोगैमी, ऑप्शन 2 है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन 3 है एनिमोफिली, ऑप्शन 4 है एंटीमोफिली। तो पक्षियों द्वारा जो परागन की प्रक्रिया है, पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑर्निथोफिली। तो पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। आभासी बल फॉल्स फ्रूट, आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 सेब, ऑप्शन 2 अमरूद, ऑप्शन 3 आम और ऑप्शन 4 टमाटर। तो कौन सा राइट है इसमें, है ना? आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है या फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण कौन सा है? तो जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट है सेब। आभासी फल या फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? तो सेब को बोलते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, मतलब फलों का एक प्रकार है जिसमें लीची को रखा जा सकता है। ऑप्शन 1 है एक बीजी बेरी, ऑप्शन 2 है हेस्पिरिडियम, ऑप्शन 3 है नट, ऑप्शन 4 है ड्रूप। तो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है कौन सा? बताइए ऑप्शन कौन सा राइट है? एक बीजी बेरी या हेस्पिरिडियम या नट या ड्रूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका दिल कौन सा कह रहा है? तो ये नट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, नट, है ना। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? नट है। टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली या खाद्य तना? देखिए स्टेशन मास्टर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि टमाटर क्या है। मेरे एक मित्र के पास जो है ये उन्होंने उनके एग्ज़ाम में ये आया था टमाटर क्या है, तो टमाटर को फल में रखा गया है ना। ये आप जानते भी होंगे, ये प्रश्न एग्ज़ाम का है, आरआरबी 2016 का। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है ना। टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है फल है। चलिए, वह एक संग्रहित फल है, सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। वह एक संग्रहित फल है, कौन सा राइट है इसमें? देखिए सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा और लीची में कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका आंसर सही है, संग्रहित फल जो है वह सहतूत है। कौन है? सहतूत। वह एक संग्रहित फल है। संग्रहित फल किसको बोलते हैं? सहतूत को, है ना। सहतूत संग्रहित फल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन 1 अंतः फल भित्ति, ऑप्शन 2 मध्य फल भित्ति, ऑप्शन 3 मांसल एरिल, ऑप्शन 4 फला भित्ति। अब बताइए कौन सा राइट आंसर है? आप जानते भी होंगे इसका राइट आंसर। आपका दिल कौन सा कह रहा है? तो ऑप्शन सी राइट है, मांसल एरिल। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल एरिल भाग जो है लीची का खाया जाता है। गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? 1 है आम, 2 है संतरा, 3 है टमाटर, 4 है सेब। तो गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ना, गुद्देदार थैलेमस जो है वह खाने योग्य भाग क्या है? टमाटर। गुद्देदार थैलेमस जो है खाने योग्य भाग कौन सा होता है? टमाटर का। गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो टमाटर। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन 1 है अंडाशय और अंडाशय भित्ति से, ऑप्शन 2 है भ्रूण या खाद्य नीचे और आवरण से, ऑप्शन 3 है बीजपत्र अर्थात कॉटिलोडॉन्स से, और 4 है युग्मनज से। तो पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी बीजपत्र। किससे होगा? बीजपत्र, कॉटिलेडॉन्स। ये जो है राइट आंसर है बीजपत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट है ना। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो बीजपत्र से। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? ऑप्शन 1 है गैमिटोगैमी, ऑप्शन 2 है पार्थेनोकॉर्पी, ऑप्शन 3 है हाइब्रिडोजिनेसिस, ऑप्शन 4 है एपोमिक्सिस। अब देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? अब आपको क्या लग रहा है? निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? बताइए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपका आंसर जो आपके दिल में आ रहा है वो बताइए क्या आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा पार्थेनोकॉर्पी। देखिए, निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकॉपी। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है अपबीजानुता, है ना, अपबीजानुता, ऑप्शन बी है अनिषेक फलन, ऑप्शन सी है अनिषेक जनन, ऑप्शन 4 है परनिषेचन। तो अब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा कि निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है अनिषेचक जनन। क्या कहलाता है? अनिषेचक जनन। देखिए, ये आंसर आपका दिल ऐसे भी ले लिया होगा, इसको कैच किया होगा, क्योंकि इसका वर्ड जो है ना अनिषेक जनन। अनिषेक जनन मतलब यही समझ में आता है कि निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना जो है अनिषेक जनन है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है, बाकी सब है? तो देखिए, 1 है परनिषेचन, 2 है बाइनरी फिजन, 3 है विखंडन, और 4 है मुकुलन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 120 का? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है परनिषेचन। तो परनिषेचन जो है यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो है ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। जैसे बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन क्या है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। मुकुलन क्या है? यह भी मुकुलन क्या है? तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। और विखंडन क्या है? तो विखंडन भी अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। लेकिन अलैंगिक जनन का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो वह परनिषेचन। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन 1 है अगुणित युग्मनज, ऑप्शन बी है द्विगुणित युग्मनज, ऑप्शन 3 है गतिशील पुंग युग्मक, और ऑप्शन 4 है अचल पुंग युग्मक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो देखिए, युग्मक है ना, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, द्विगुणित युग्मनज, है ना। तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है ना। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। टमाटर का लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है। एक है बी कैरोटीन, बी है एंथ्रोसाइनिन, सी है लाइकोपीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टमाटर के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेवार है, ये आपको आंसर मालूम होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए आपका दिल भी वही कह रहा है जो हम कहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी लाइकोपीन, है ना। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन है, तो लाइकोपीन जो है वह टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। लाइकोपीन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। गाजर का जो कलर है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है, आपको ये बताना है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन एक है क्लोरोफिल, ऑप्शन दो है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन तीन है फाइकोइरिथिन और ऑप्शन चार है कैरोटीन। तो गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण या कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण, देखिए पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है। देखिए ऑप्शन एक है पैपेन के कारण, ऑप्शन बी है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन तीन है कैरिका जैंथिन के कारण, ऑप्शन चार है कैरोटीन के कारण। तो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन के कारण पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, कैरिका जैंथिन। ऑप्शन नंबर सी राइट है, कैरिका जैंथिन। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, ये कलर वाला क्वेश्चन है, एक बात देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बार रिकॉल करते हैं। टमाटर के लाल रंग का कारण कौन हो गया, तो टमाटर के लाल रंग का कारण हो गया लाइकोपीन, है ना। टमाटर लाल रंग का कारण लाइकोपीन, एक बार देखिएगा। फिर गाजर के रंग का किसकी मौजूदगी, गाजर का जो कलर होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वो हो गया कैरोटीन। टमाटर लाइकोपीन, गाजर कैरोटीन और पपीते का जो पीला रंग है ना, पपीते का पीला रंग ये हो गया कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, मिर्च जो इतना तीखा लगता है तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। ऑप्शन एक कहता है लाइकोपीन की उपस्थिति, ऑप्शन दो कहता है कैप्सेसिन की उपस्थिति, ऑप्शन तीन कहता है कैरोटीन की उपस्थिति, ऑप्शन चार कहता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो देखिए मिर्च की तीक्ष्णता कारण हमको मालूम है, आपको आंसर मालूम है, तो ये जो है मिर्च की तीक्ष्णता कारण है वो होगा ऑप्शन नंबर बी कैस्पेइसिन की उपस्थिति। कैस्पेइसिन की उपस्थिति कारण जो है मिर्च जो है तीखा लगता है, कैस्पेइसिन की उपस्थिति के कारण। सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, आप जानते हैं इसका आंसर आपको मालूम है। ऑप्शन एक भ्रूणपोष, ऑप्शन दो फलभित्ति, ऑप्शन तीन छाल, ऑप्शन चार पत्तियां। तो औषधि किसका बनता है बताइए, आपका आंसर, आपका दिल कौन सा कह रहा है, सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो सिंकोना का छाल जो होता है वह औषधि देता है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट है, और आपके दिल में जो आंसर चल रहा है वह भी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता, मतलब कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता। ऑप्शन एक पवन, ऑप्शन दो कवक, ऑप्शन तीन जंतु और ऑप्शन चार जल। तो बताइए कौन सा ऐसा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कवक, है ना। कवक जो है एक ऐसा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। 128 धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, है ना। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होते हैं, मूल और पत्ते, दो है पुष्प और सूखे फल, तीन है पत्ते और सूखे फल, चार है पत्ते और पुष्प।
तो धनिया में उपयोगी अंश कौन सा है, ये तो आप जानते ही हैं, धनिया का पत्ता आप खाते ही हैं। तो देखिए, एक तो उसका पत्ता उपयोगी होता है और इसका सूखा फल भी उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। धनिया में उपयोगी अंश कौन होता है, पत्ते और सूखे फूल। ऑप्शन बी राइट है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो अफीम पोस्ता जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन 1 है फूल, ऑप्शन 2 है पत्ते, ऑप्शन 3 है अधपके फल, ऑप्शन 4 है मूल। तो अफीम पोस्ता जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अधपके फल से, है ना। अफीम पोस्ता जो है वह पौधे के अधपके फल से प्राप्त की जाती है ना, अफीम पोस्ता पौधे के अधपके फल से प्राप्त की जाती है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इस पेड़ की छाल जो है वह मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। वो कौन सा पेड़ है, एक में है दालचीनी, 2 में है लौंग, 3 में है नीम, 4 में है ताड़। अब बताइए, ताड़ का छाल मसाला में प्रयुक्त होता है, नहीं। नीम का छाल नहीं। नीम का छाल दीजिएगा तो सब्जी कुछ से कुछ बन जाएगा। लौंग का छाल नहीं, तो कौन हो गया, दालचीनी। तो आप जानते ही हैं यह एक छाल है और आपको इसका आंसर पहले से पता होगा, हम जानते हैं इस चीज़ को। चलिए, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन 1 है पत्ती, ऑप्शन 2 है पंखुड़ी, ऑप्शन 3 है बाह्यदल, ऑप्शन 4 है वर्तिकाग्र। तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र। जानते ही हैं आप लोग, केसर मसाला जो है वो बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाता है, तो वर्तिकाग्र, है ना। कौन सा भाग, वर्तिकाग्र। केसर जो है वो कौन सा भाग है पौधे का, वर्तिकाग्र है। निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। कौन सा पादप है जो रेशा तने से प्राप्त होता है, पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, मतलब कौन सा है इसमें से जो पादप का, पौधे का रेशा जो तने की रेशा से प्राप्त होता है। 1 में कपास, 2 में क्वायर, 3 में सनई और 4 में सेमल है। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, कौन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सनई, है ना। कौन है, सनई। तो पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, सनई से। चलिए ठीक है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। निम्न रेशा है उसमें से कौन है जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। कौन सा रेशा है जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन 1 सन, ऑप्शन 2 पटसन, ऑप्शन 3 जूट और ऑप्शन 4 कपास। तो क्या आपका प्रश्न था, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। बताइए, सन, पटसन, जूट और कपास में कौन है जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कपास। क्या होगा, कपास। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास जो है वह पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। लौंग किससे प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है, 1 है जड़, 2 है पुष्प की कली, 3 है पत्तियां और 4 है तना। तो लौंग किससे प्राप्त होता है ये आपको मालूम है। हाँ, आपका दिल आंसर नंबर बी कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है कि फूल की कली है, देखने से भी लगता है। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, अफीम जो प्राप्त किया जाता है वह किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 1 है सूखी पत्तियों से, ऑप्शन 2 है जड़ों से, ऑप्शन 3 है बिना पके फल और लेटेक्स से, ऑप्शन 4 है पके फल के लेटेक्स से। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। 135 का अफीम किससे प्राप्त होता है। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिना पके फल के लेटेक्स से। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, बिना पके हुए फल के लेटेक्स से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। कह रहा है उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ऑप्शन 1 है फ्लोएम, ऑप्शन 2 है जाइलम, ऑप्शन 3 है पेरेनकाइमा, ऑप्शन 4 है स्केलेरेनकाइमा। तो कौन सा राइट आंसर है, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाती है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपको मालूम है, जौ से जल, जौ से जाइलम और भोजन जो है वो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। यह बात आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट, फ्लोएम। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के भागों में भोजन पहुंचाता है। अगर भोजन का बात होगा तो फ्लोएम पहुंचाएगा और अगर जल की बात होगी तो जाइलम पहुंचाएगा। खैर यहाँ जल की बात तो हो नहीं रहा है,
तो यहाँ खाद्य पौधे को विभिन्न भागों में जो है भोजन पहुंचाने की बात हो रही है, तो आंसर नंबर ऑप्शन ए सही है, फ्लोएम। संवहनी है ना, वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? कह रहा है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है ना, पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन एक है फ्लोएम से, ऑप्शन 2 है पैरेन्काइमा से, ऑप्शन 3 है मेरिस्टेम से, और ऑप्शन 4 है जाइलम से। तो वही प्रश्न जो हमने आगे कहा था कि जल पहुंचाने का काम जाइलम करेगा और फल पहुंचाने का मतलब खाद्य पहुंचाने का काम वो कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम से जाता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थों का वहन, एमिनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम के माध्यम से जल जाता है, तो पौधे में जाइलम की उपस्थिति निम्नलिखित में से क्या होता है? जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। इससे क्या होता है? जल का वहन होता है। हम जानते हैं, आपका दिल इसको क्लिक कर रहा है ऑप्शन नंबर ए को, और ये सही है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में जो फ्लोएम होता है वह मुख्यतः किस लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 है आहार वहन के लिए, ऑप्शन 2 है एमिनो अम्ल वहन करने के लिए, ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन वहन के लिए, ऑप्शन 4 है जल वहन के लिए। तो बताइए, फ्लोएम तो आप अभी जस्ट पढ़े हैं, कौन सा होगा? आहार वहन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, आहार वहन करने के लिए। तो फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम किस लिए होता है? तो आहार वहन करने के लिए। ठीक है, 139 के बाद 140 पर आएंगे हम लोग। थोड़ा ये गलती से ये हो गया है पीडीएफ। चलिए 140 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पेड़ की वर्षों में आयु पता लगाने के लिए, वर्ष में आयु कितनी है पेड़ की, इसको पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है शाखाओं की संख्या की गणना, ऑप्शन 2 है पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना, ऑप्शन 3 है पेड़ की छाल के आकार का मापन, ऑप्शन 4 है उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। चारों ही ऑप्शन आपके पास है और क्वेश्चन भी आपके पास है। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 140 का? तो देखिए, अगर वर्षों में किसी भी पेड़ का ये पता करना है तो उसके लिए क्या होता है ना, वायु पता करने के लिए क्या होता है? पेड़ों के छल्लों की संख्या की गणना की जाती है। पेड़ों के छल्लों की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना की जाती है। इससे जो है उसके वर्षों के बारे में पता चलता है। एक पेड़ के बारे में कहा गया था, भारत में एक पेड़ था जिसने पूरी मुगल सल्तनत को देखी थी और मुगल सल्तनत के साथ साथ अंग्रेज़ों को भी देखा था। यह चीज़ जो अब उस पेड़ के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि उन्हें उसने पूरा मुगलिया सल्तनत को भी देखा और अंग्रेज़ों के शासन को भी देखा? वह इसलिए कहा गया क्योंकि जब उस पेड़ की कटाई हुई तो उसमें जो छल्लों की संख्या थी, जब उसको उसके छल्लों से उसके वर्षों को जब कैलकुलेट किया गया तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ था। इसलिए कहा गया कि वो पेड़ जो है मुगल सल्तनत को भी देखा था। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वह जो है उसके छल्लों की संख्या से उसके वर्षों को जब कैलकुलेट किया गया तो वो बहुत प्राचीन मालूम पड़ रहा था, इसलिए उसके बारे में ऐसा कहा गया। वाणिज्यिक फूल है ना, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? 1 है देवदार से, 2 है साइकस से, 3 है फाइकस से, 4 है क्वेकर्स से। तो राइट आंसर कौन सा है वो आपका दिल भी जान रहा है। बताइए, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वो जो राइट आंसर है इसका क्वेकर से। किससे? क्वेकर से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है, क्वेकर से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर से। कॉर्क क्वेकर, कॉर्क क्वेकर्स। चलिए अब 42 का देखते हैं। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण आता है? 1 प्रोटीन, 2 लिपिड, 3 है क्लोरोफिल, 4 है कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपको मालूम ही है, आपका दिल कह ही रहा है कि ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्लोरोफिल है ना। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? ऑप्शन 1 क्लोरोफिल, ऑप्शन 2 डीएनए, ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन 4 राइबोसोम।
तो बताइए मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जानते ही हैं, देखिए क्लोरोफिल, एक बात जान लीजिए, जहाँ भी हरा रंग होगा ना वहाँ मैग्नीशियम होगा। अब देखिए ये एक बुद्धि, मूर्खता वाला बुद्धि बता रहे हैं। मैग्नीशियम देखिए किस पत्ते के पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और मैग्नीशियम जो है हरे रंग की होती है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका एक संघटक धातु है? तो क्लोरोफिल का। आगे बढ़ते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम है या फास्फोरस? तो कौन सा राइट आंसर होगा? 144 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप अभी जस्ट पढ़े हैं क्या? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? क्लोरोफिल का। यहाँ क्वेश्चन है पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेवार है? मैग्नीशियम। हमने कहा था हरा रंग जो है मैग्नीशियम। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होगा? मैग्नीशियम। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। बताइए हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? जस्ट अभी इसको डिस्कस किए हैं, वो है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आपका दिल सही आंसर बता रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ऑप्शन 2 फ्रक्टोज, ऑप्शन 3 सुक्रोज, ऑप्शन 4 गैलेक्टोज। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए राइट है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 1 है कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी है फोटोसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन 4 है फोटोसिंथेसिस। तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपका दिल ऑप्शन को पढ़ चुका है और वो आपको प्रेम से कह रहा है कि आप ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए, इसलिए हम भी डी को क्लिक कर देते हैं। ये ऑप्शन सही है, फोटोसिंथेसिस। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वो पूरी प्रोसेस जिसके द्वारा जो है पेड़ खाना तैयार करने की वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे जो भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? 1 है प्रकाश संश्लेषण से, 2 है बैक्टीरिया से, 3 है कवक से, 4 है सूर्य से। तो बताइए इसका आंसर तो आप जानते ही हैं कि पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो पौधे भोजन के निर्माण के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे? सूर्य से। इनडायरेक्ट वे में हम लोग भी अगर ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो सूर्य से ही करते हैं। जैसे मान योग की भाषा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पतंजलि जो कहते हैं उसका मानना है कि सब कुछ जो है वो सूर्य की ऊर्जा ही बाकी सबकी बॉडी की एनर्जी हो जाती है। वो इसलिए कहा जाता है आप जो कुछ भी खाना पीना खाते हैं वो जो भी चीज़ भी तैयार होता है वह सूर्य के प्रकाश के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनडायरेक्टली जो है आदमी भी जो एनर्जी लेता है वह सूर्य के प्रकाश से ही लेता है। लेकिन ऐसे ये बात कहना मूर्खता साबित होगी। 149 सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 बैक्टीरिया से, ऑप्शन 2 प्रोटोजोआ से, ऑप्शन 3 फंजाई से, ऑप्शन 4 हरे पौधे से। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किससे होता है? बताइए। आपका दिल जो कह रहा है वो सही है, हरे पौधे से। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट है, हरे पौधे से। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे के द्वारा होता है।
150 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण है ना नामक प्रक्रिया में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? ऑप्शन 1 है स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन 2 है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन 3 है ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन 4 है ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? बी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है वह है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो मित्र, हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा आज। 101 से 150 तक के प्रश्नों को देखा। ये पार्ट 3 है, लूसेंट, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब जो है पार्ट 4 में हम आपके लिए लेकर आएंगे 151 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को। ठीक है, तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।